नमस्कार दोस्तों। दुनिया भर में इस समय की सबसे बड़ी खबरें ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के आगे पीछे ही घूम रही हैं। दुनिया भर के शेयर बाजार गिर रहे हैं, सोने के रेट अनस्टेबल हैं, बेरोजगारी और महंगाई बढ़ रही है, आम जनता की जिंदगी और भी ज्यादा असुरक्षित होती जा रही है और बड़े बड़े विद्वान लोग भयंकर आर्थिक मंदी का ऐलान कर रहे हैं। ज्यादातर चैनल्स इस बीमारी के सिम्टम्स बता रहे हैं, कोई एंकर्स इसके लिए ट्रंप को मेन विलेन बता रहे हैं और भारत के सरकार विरोधी एंकर्स ट्रंप के साथ नरेंद्र मोदी को भी जोड़कर हमें यह बता रहे हैं कि सारी समस्या की जड़ बस ये दो नेता ही हैं। अगर ये दो ना होते तो सब चंगा सी। ये बात ठीक है कि हमारे आज के हालात सुधारने की जिम्मेदारी हमारे लीडर्स की होती है और अगर कुछ दिक्कत आए तो लीडर्स पर सवाल उठाना जायज भी है और जरूरी भी। लेकिन अगर हम प्रॉब्लम की जड़ तक नहीं जाएंगे, उसको टोटलिटी में नहीं समझेंगे, उसकी संपूर्णता में उसको नहीं समझेंगे, तो हम केवल लक्षणों के लिए दवाई खाते रहेंगे, बीमारी की जड़ खत्म नहीं कर पाएंगे। इसलिए इस वीडियो में मैं आपके सामने एक एक करके वे तमाम बातें खोल कर रखूंगा जो इस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और ट्रेड वॉर को आसानी से समझने में आपकी मदद करेगी। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, धैर्य रखिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं 2016 से। इस समय डोनाल्ड ट्रंप पहली बार अमेरिका का राष्ट्रपति बनने के लिए चुनाव प्रचार कर रहा था और लगातार दो बातें बोले चले जा रहा था। एक तो ये कि अमेरिका का ट्रेड डेफिसिट बहुत भयंकर है, मतलब दुनिया भर से व्यापार करते हुए बेचारा अमेरिका बहुत घाटे में जा रहा है। और दूसरी बात वो कह रहा था कि दुनिया भर के देश अमेरिका का शोषण कर रहे हैं क्योंकि वे खुद तो कम टैरिफ का फायदा उठाकर अमेरिका में अपने तमाम प्रोडक्ट्स आसानी से बेच लेते हैं, लेकिन अपने देशों में अमेरिकन प्रोडक्ट्स पर ज्यादा टैरिफ लगाते हैं ताकि वहां भी उनका माल ज्यादा बिके। इसके बाद 2017 में ट्रंप राष्ट्रपति बन गया और 1-2 साल में ही उसने रेसिप्रोकल टैरिफ नीति की शुरुआत कर दी। मतलब उसने दूसरे देशों से अमेरिका में आने वाले सामानों पर टैरिफ बढ़ा दिए, यानी एक तरीके से उन पर टैक्स बढ़ा दिया ताकि बाहर से खरीदी जाने वाली चीजें महंगी हो जाएं और उनकी बजाय अमेरिका में ही बनने वाली चीजों को खरीदने का ट्रेंड शुरू हो जाए, जिससे कि चाइना, मैक्सिको, कनाडा, भारत और यूरोप के देशों की बजाय अमेरिका के फैक्ट्री मालिकों को ज्यादा फायदा मिले, मजदूरों को नौकरियां मिले और किसानों को भी फायदा मिले। ये सब ट्रंप ने कहा। ट्रंप की इस पॉलिसी के जवाब में कई देशों ने अपने अपने तरीके से विरोध किया। भारत ने भी शुरुआत में कुछ अमेरिकी प्रोडक्ट्स पर टैक्स बढ़ाए, लेकिन बाद में भारत की सरकार जल्दी ही सॉफ्ट होकर बातचीत करने लगी क्योंकि हमारे यहाँ दुनिया के काम आने वाले सामानों की मैन्युफैक्चरिंग ज्यादा नहीं होती। हम तो जाति और धर्म के नाम पर नफरत और दंगे का ओवर प्रोडक्शन करते हैं, लेकिन समस्या यह है कि इन चीजों को हमसे कोई खरीदता ही नहीं है। इसलिए काम की चीजों के लिए हम दूसरे देशों पर बहुत निर्भर रहते हैं। लेकिन चाइना के साथ अमेरिका की ट्रेड वॉर शुरू हो गई क्योंकि दुनिया में जितनी भी चीजें पैदा की जाती हैं उनका सबसे ज्यादा प्रोडक्शन होता है चाइना में। चाइना भारी तादाद में दुनिया भर में अपना सामान बेचता है। ऐसे में ट्रंप की पॉलिसी का उसकी बिक्री पर असर तो पड़ने वाला था, लेकिन चाइना के साथ प्लस पॉइंट यह था कि वो अपनी जरूरत के लिए भी इतना सामान बना लेता है कि अमेरिका जैसे किसी देश पर डिपेंडेंट नहीं है। इसलिए वो ट्रंप की धौंस पट्टी में फंसा नहीं। उसने कहा, तू रख अपनी पॉलिसी अपनी जेब में, अगर तू टैरिफ बढ़ाएगा तो हम भी टैरिफ बढ़ाएंगे, मत खरीद हमसे सामान, हम भी तेरे सामानों को बैन करते हैं। और बिक्री की बात तो यह है कि हम बाकी जगह बेच लेंगे अपना सामान, तब तक तेरी अक्ल ठिकाने लग ही जाएगी। इस ट्रेड वॉर में कुछ लोग अमेरिका के साथ थे, कुछ चाइना के साथ थे, कुछ अपनी खिचड़ी अलग ही पका रहे थे और कुछ बड़े कंफ्यूज्ड थे। तो इस चक्कर में दुनिया भर में सामानों की सप्लाई चेन डिस्टर्ब हो गई। जब चीजों की अवेलेबिलिटी कम हो गई तो मुनाफाखोरों ने अपने प्रॉफिट को मेंटेन करने के लिए उनके दाम बढ़ा दिए। इससे चीजें और कम बिकने लगी तो और कम प्रोडक्शन की जरूरत पड़ी। जब प्रोडक्शन स्पीड कम हो गई तो जगह जगह लोगों को काम से निकाला जाने लगा। इससे क्या हुआ, एक तो लोग पहले से ही कम सामान खरीद रहे थे और अब बेरोजगारी की वजह से और भी कम खरीदने लगे। नतीजा यह हुआ कि दुनिया भर के गोदामों में पहले से तैयार माल का भंडार भरा रह गया पर बिका नहीं। अमेरिकन को भी इससे नुकसान हुआ और पूरी दुनिया में आर्थिक मंदी के एक नए दौर की शुरुआत हो गई साल 2019 में। लेकिन इसी साल के अंत में कोविड-19 का आतंक शुरू हो गया। कई लोगों ने कहा कि ट्रंप ने अपनी पॉलिसीज के फेलियर से, बेरोजगारी, महंगाई और आर्थिक मंदी से जनता का ध्यान भटकाने और चाइना को विलेन बनाने के लिए वहां पर वायरस फैलाया था ताकि सारी दुनिया चाइना से नफरत करे और उसका माल खरीदना बंद कर दे। अब पता नहीं कि अमेरिका की साजिश थी कि नहीं थी, लेकिन ट्रंप लगातार इस कोरोना वायरस को चाइना वायरस और वुहान वायरस कहकर चाइना को ब्लेम तो करता ही रहा था। ये सब हमने देखा था। अमेरिका और उसके कई दोस्त चाइना पर आरोप लगाते रहे कि दुनिया को बर्बाद करने के लिए
चाइना ने अपनी किसी लेबोरेटरी में कोरोना वायरस पैदा किया था। हालांकि वैज्ञानिक इस बात को कभी प्रूव नहीं कर पाए। कोविड-19 के कारण ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस और भयंकर हो गया। लॉकडाउन के चलते न जाने कितनी फैक्ट्रियां बंद हो गईं और न जाने कितने लोग बेरोजगार हो गए, कितने ही गरीब लोग भूखों मरने लग गए। एक तरफ आम जनता का यह हाल था तो दूसरी तरफ एक अलग ही ड्रामा चल रहा था। दुनिया भर के जिस मुनाफाखोर के पास जितना ज्यादा पैसा और पावर थी, उसने इस दौर में अपने गोदामों में पड़े जरूरत के सामानों को उतने ही मनमानी रेट पर बेचा। छोटी छोटी कंपनियां तो बंद हो गई थी, इसलिए बड़ी कंपनियों के सामने मार्केट में ज्यादा कंपटीशन ही नहीं रहा और उन्होंने दुनिया को जमकर लूटा। तमाम सरकारों ने मेडिकल और इकोनॉमिकल इमरजेंसी के नाम पर बड़ी बड़ी कंपनियों को लाखों करोड़ रुपए की मदद दी। इसके चलते इकोनॉमी के शेप में राइज करने लगी। मतलब गरीब और गरीब होते गए, अमीर और अमीर होते गए और बहुत तेजी से होते गए। टेस्ला का मालिक एलॉन मस्क 1.5 साल में 12 गुना ज्यादा अमीर हो गया। अमेजोन का मालिक जेफ बेजोस 1.25 साल में करीब 2 गुना अमीर हो गया। जरा याद कीजिए कि आप में से ज्यादातर लोगों को अमेजोन और फ्लिपकार्ट जैसी साइट्स से ऑनलाइन सामान खरीदने का चस्का खास तौर पर कोविड पीरियड से ही लगा है। नेटफ्लिक्स और अमेजोन प्राइम का सब्सक्रिप्शन आप में से ज्यादातर लोगों ने इन्हीं 4-5 सालों में लिया है। ये चस्का लगा नहीं है, लगवाया गया है। अमेजोन के मालिक की तरह गौतम अडानी भी 1.5-2 साल में ही करीब 11 गुना ज्यादा अमीर हो गया। मुकेश अंबानी करीब 2.5 गुना अमीर हो गया। ये सब लोग शेयर बाजार में तमाम झूठे बुलबुले पैदा करके, झूठी झूठी खबरें फैलाकर आपकी जेब से पैसा निकालकर अपनी कंपनियों में इन्वेस्ट करवाते रहे। गौर कीजिए, पिछले 4-5 सालों में कैसे घर घर में शेयर बाजार और क्रिप्टो करेंसी के सो कॉल्ड एक्सपर्ट्स पैदा हुए। जिसे देखो वो टीवी या लैपटॉप के सामने मोबाइल हाथ में लेकर अपनी गर्दन और कमर की ऐसी की तैसी करा रहा है। उससे पूछो कि आजकल क्या चल रहा है भाई, तो जवाब मिलेगा मैं आजकल ट्रेडिंग कर रहा हूँ। हाल ये हो गया है कि जो लोग मोदी को पसंद करते हैं वे मोदी और अमित शाह के कहने पर शेयर बाजार में पैसा लगाते हैं, इन्वेस्ट करते हैं, और जो उन्हें नापसंद करते हैं वे ध्रुव राठी जैसे मोदी विरोधी इन्फ्लुएंसर्स के कहने पर शेयर बाजार में ग्रो करने का सपना देखने लगते हैं। कोई उन्हें यह बताने वाला नहीं है कि तुम जिस कंपनी में पैसे इन्वेस्ट कर रहे हो वो तुम्हारा यूज करके अपना साइज बड़ा करेगी और फिर अपनी गुडविल और ताकत का इस्तेमाल करके तुम्हारी सरकार से वो इकोनॉमिक पॉलिसी बनवाएगी जो तुम्हारे आटे दाल चावल के दाम बढ़ा देगी, तुम्हारे बच्चे के स्कूल कॉलेज की फीस बढ़ा देगी, तुम्हारे मकान का किराया और उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बढ़ा देगी, तुम्हारी गंगा जमुना जी को नाला बना देगी, तुम्हारे जंगल काटकर तुम्हारी हवा में जहर भर देगी, तुम्हारे भाई बहन को काम से निकालकर उसे मनोरोगी बना देगी, तुम अस्पताल जाओगे तो इलाज का खर्च बढ़ा देगी, बीमा करवाओगे ना तो उसकी किश्त बढ़ा देगी, तुम्हारा जीना हराम कर देगी, और जिस दिन बाजार में कोई भूचाल आया उस दिन अपने तमाम दलालों के जरिए खुद ही तुम्हारे शेयर तुमसे सस्ते दाम पर खरीद कर तुम्हें रोने के लिए छोड़ देगी। खैर, चलिए वापस ट्रंप की बात कर लेते हैं। कोविड-19 के दौरान अमेरिका में भयंकर मिसमैनेजमेंट हुआ, लाखों लोग मर गए, अमेरिकी हेल्थ सेक्टर की पोल खुल गई, गरीब, अश्वेत और प्रवासी आबादी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित हुई और जनता के गुस्से के चलते 2020 के चुनाव में ट्रंप हार गया, जो बाइडेन जीत गया। बाइडेन ने उस मिसमैनेजमेंट को दुरुस्त करने और डेमोक्रेसी को मजबूत करने के कुछ दिखावटी कामकाज किए और टैरिफ नीति में यूरोपियन यूनियन और भारत जैसे देशों के साथ मामूली नरमी भी बरती, लेकिन बेसिकली उसने भी ट्रंप की रेसिप्रोकल टैरिफ नीति में कोई बड़ा बदलाव नहीं किया। खासकर चाइना के लिए तो अमेरिका टफ बना रहा। उसने ओपन ग्लोबल ट्रेड पॉलिसी से हटकर स्ट्रेटेजिक ट्रेड पॉलिसी अपना ली, जिसका मकसद है कि अमेरिका चाइना पर अपनी डिपेंडेंसी कम करता रहे, अपने ही देश में मैन्युफैक्चरिंग बढ़ाए, थोड़ा बहुत प्रोडक्शन अपने कुछ पार्टनर देशों के साथ कर ले और दुनिया का सबसे बड़ा डॉन बना रहे। बाइडेन ने ट्रंप की इकोनॉमिक पॉलिसीज में कोई खास बदलाव नहीं किया और कॉर्पोरेट फ्रेंडली ही बना रहा। ऊपर से रूस यूक्रेन वॉर में यूक्रेन पर और फिलिस्तीनी बच्चों को मारने के लिए इजराइल पर उसने बहुत पैसा फूंक दिया। इस सब के चलते अमेरिका में महंगाई और बेरोजगारी बढ़ती चली गई। उधर एक तरफ बाइडेन के टाइम पर मैक्सिको की तरफ से बहुत सारे लोग अमेरिका में अवैध रूप से घुस रहे थे और दूसरी तरफ वोक कल्चर के रूप में अमेरिकन ट्रेडिशंस को चुनौती मिल रही थी। ट्रंप ने इन्हीं चीजों को आधार बनाकर फिर से अमेरिकन वोटर्स के बीच राष्ट्रवाद की भावना की हवा भरना चालू कर दिया और अब फिर से राष्ट्रपति बन बैठा है। राष्ट्रपति बनते ही उसने 2020 में छूटे हुए अपने काम को और भी ज्यादा तेजी, ताकत और गुंडई के साथ आगे बढ़ाते हुए WTO और नाफ्टा जैसे मल्टीलेटरल समझौतों की अनदेखी करते हुए बायलेटरल डील्स पर काम करना शुरू कर दिया है। यानी ट्रंप को पंचों की बात नहीं सुननी, उसे तो 1-to-1 डील करना पसंद है। उसकी इसी गुंडई के कारण जिस ग्लोबल इकोनॉमिक क्राइसिस को शेयर बाजार वगैरह के झूठे प्रपंचों के जरिए छुपाने की कोशिश की जा रही थी वो
और भी बड़े रूप में दुनिया के सामने आ खड़ा हुआ है। अगर इस क्राइसिस को समझना है, आर्थिक मंदी के आधार को समझना है, तो सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि इंसानी समाज इंसानी श्रम के बूते चलता है। दुनिया की किसी भी चीज में इंसान का श्रम लगे बिना वैल्यू जनरेट नहीं होती। दुनिया भर के मजदूर अपना श्रम लगाकर तमाम आड़ी तिरछी उबड़ खाबड़ चीजों में वैल्यू पैदा कर देते हैं, उन्हें वैल्यूएबल यानी मूल्यवान बना देते हैं। लेकिन दुनिया भर के मालिक, बड़े बड़े कैपिटलिस्ट बिना कोई श्रम किए ही उन मजदूरों की पैदा की गई वैल्यू में से एक हिस्सा हड़प लेते हैं। ये चालाक कैपिटलिस्ट ऐसा हिसाब किताब बनाकर मजदूरों के सामने पेश करते हैं कि मजदूर समझ ही नहीं पाते कि उनकी जेब कट गई है। एक कंपनी की सफलता को देखकर उसी तरह के माल को बेचने के लिए बाजार में तमाम नई कंपनियां शुरू हो जाती हैं। सबके पास ऑर्डर आने लगते हैं। लेकिन जो कंपनी अपने मजदूरों की जेब काटकर इकट्ठी की गई पूंजी से मशीनें लगाकर माल बनवाती है, वो कम मजदूर रखकर भी माल ज्यादा बेच पाती है और उसके मुनाफे का प्रतिशत भी बढ़ जाता है। धीरे धीरे उसे देखकर बाकी कंपनियां भी मशीनें लगा लेती हैं और तमाम मजदूरों को काम से निकाल देती हैं। सब के सब ज्यादा से ज्यादा माल बेचने के चक्कर में शहर भर की जरूरत से ज्यादा माल बना देती हैं। बाजार में माल की भरमार तो हो जाती है, लेकिन काम से निकाल दिए बेरोजगार मजदूरों के पास मशीनों से बने उस माल को लेने की कैपेसिटी बचती नहीं है। ऐसी स्थिति में दो प्रॉब्लम्स होती हैं। एक तो मालिकों के मुनाफे की दर में गिरावट हो जाती है और दूसरी अति उत्पादन हो जाता है, यानी ओवर प्रोडक्शन का संकट आ जाता है। बाजार में सैचुरेशन आ जाता है तो फिर यही कंपनियां अपने बैंकों के जरिए मजदूरों को लोन देती हैं और तमाम विज्ञापन चलाकर उन्हें माल खरीदने के लिए उकसाती हैं। कुछ समय तक तो ये ट्रिक काम करती है, लेकिन जल्द ही मार्केट में फिर से सैचुरेशन आ जाता है, क्योंकि जैसे जैसे माल बिकने लगता है वैसे वैसे मजदूर, उसका शोषण, मशीन की खरीद, बेरोजगारी, अंडर कंजम्पशन और ओवर प्रोडक्शन की वही प्रॉब्लम यानी कि मंदी फिर से आ जाती है। इस प्रॉब्लम को दूर करने के लिए मालिक लोग एक शहर से दूसरे शहर, एक देश से दूसरे देश में जाकर नई नई मार्केट ढूंढते रहते हैं। फैक्ट्री लगाने के लिए सस्ती से सस्ती जमीन पाने की खातिर, पूंजी जुटाने के लिए कम से कम ब्याज दर पर लोन लेने की खातिर, कच्चे माल के लिए जंगल, नदी और पर्वत बर्बाद करने और उनकी रक्षा करने वाले आदिवासियों को खदेड़ने की खातिर, कम से कम मजदूरी पर काम करने के लिए लोगों को मजबूर करने की खातिर और कम से कम टैक्स चुकाकर माल की कीमत सस्ती रखने और ग्राहकों की भीड़ लगवाने की खातिर ये मालिक लोग दुनिया भर के नेताओं के साथ घूसखोरी का खेल खेलते हैं और सरकारों से अपने फायदे के कानून पास करवा लेते हैं। इन कानूनों को पास करवाने के लिए इनमें आपस में खूब कंपटीशन होता है। इसी कंपटीशन के चक्कर में ये लोग कभी ग्लोबलाइजेशन को प्रमोट करते हैं, कभी ये राष्ट्रवाद को प्रमोट करने लगते हैं, कभी टैरिफ बढ़ाते हैं, कभी फ्री ट्रेड करने लगते हैं, कभी इनके बीच ट्रेड वॉर शुरू हो जाती है और कभी दो देश आपस में लड़ जाते हैं, कभी कभी तो वर्ल्ड वॉर होने लगती है। ये हर संभव कोशिश करके सबसे ज्यादा मुनाफा कमाने में लगे रहते हैं, लेकिन इस मुनाफे के लिए मजदूरों की श्रम शक्ति यानी लेबर पावर का शोषण करने के चक्कर में बार बार मार्केट में सैचुरेशन आता ही रहता है, मंदी आती रहती है। मार्केट का साइज जितना बड़ा होता है मंदी उतनी भयंकर आती है। मार्केट जैसे जैसे एक्सपेंड होता जाता है मंदी उतनी ही तेजी से आने लगती है। दूसरे इंटरनेशनल का पतन नामक अपनी किताब में लेनिन ने लिखा था कि पूंजीवाद अधिशेष उत्पादन के संकटों के बिना रह ही नहीं सकता। पूंजीवादी समाज में उत्पादन की अराजकता अनिवार्य रूप से ऐसी वस्तुओं के संचयन की ओर ले जाती है जिन्हें बेचा नहीं जा सकता और इसीलिए संकट पैदा होते हैं। अपनी एक और किताब साम्राज्यवाद पूंजीवाद की चरम अवस्था में उन्होंने लिखा, साम्राज्यवाद पूंजीवाद की सर्वोच्च अवस्था है। ये एकाधिकार पूंजीवाद, पूंजी के निर्यात और पूंजीवादी शक्तियों के बीच दुनिया के पुनः विभाजन के संघर्ष से पहचाना जाता है। यह संघर्ष शांति की ओर नहीं बल्कि संकट और युद्ध की ओर ले जाते हैं। विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी अर्थशास्त्री डॉक्टर जेफरी सैक्स ने भी ट्रंप की हालिया रेसिप्रोकल टैरिफ नीति के बारे में बात रखते हुए यही संकेत दिए हैं कि अमेरिका का व्यापार घाटा दूसरे देशों की वजह से नहीं है, बल्कि इसलिए है कि अमेरिकी सरकार ने धनवानों के लिए टैक्स में बहुत ज्यादा छूट दे दी है और बहुत सारा पैसा फालतू के युद्धों में बर्बाद कर दिया है। डॉक्टर जेफरी कोई कम्युनिस्ट नहीं है, लेकिन फिर भी उन्होंने ये बात कही है। पूंजीवादी प्रोपेगेंडा चलाने वाले लोग सोवियत संघ के विघटन के बाद से ही समाजवाद को एक फेल्ड थ्योरी बताते रहे हैं। सोवियत संघ के टूटने के बाद पूंजीवादी देशों ने दावा किया था कि पूंजीवादी नीतियों से अब दुनिया में स्थायित्व आएगा, समृद्धि और लोकतंत्र आएगा, मानवाधिकारों का हनन नहीं होगा और सबकी तरक्की होगी। लेकिन हुआ क्या? पब्लिक ऑर्गेनाइजेशंस का प्राइवेटाइजेशन हुआ, करेंसीज सिंक कर गई, बेरोजगारी और महंगाई चरम पर पहुंच गई। कैपिटलिज्म की न्यू लिबरल पॉलिसी न तो स्थायित्व ला सकी न समानता, उल्टे इसने अमीर गरीब के बीच की खाई को बेतहाशा बढ़ा दिया। जॉर्जिया और ताजिकिस्तान जैसे सोवियत रिपब्लिक्स में सिविल वॉर हुए, आर्मीनिया और अजरबैजान के बीच 2 युद्ध हुए, मोल्दोवा और ट्रांसनिस्ट्रिया के बीच युद्ध हुआ
रूस और चेचन्या के बीच युद्ध हुआ। जिन रूस और यूक्रेन ने बाकी रिपब्लिक्स के साथ मिलकर करोड़ों लोगों की बेरोजगारी की समस्या खत्म कर दी थी, आज वे 3 साल से आपस में लड़े जा रहे हैं। यूगोस्लाविया में टूटन हुई और लाखों लोगों की एथनिक क्लींजिंग हुई। इन सब झगड़ों में लाखों सैनिक और कई हजार नागरिक मारे जा चुके हैं। करोड़ों लोग बेरोजगार हुए हैं, बेघर हुए हैं। सोवियत ब्लॉक के अलावा इराक, अफगानिस्तान, सीरिया, रवांडा, कांगो, लाइबेरिया समेत कई देशों में भयंकर खून खराबा हुआ है। इजराइल फिलिस्तीन मसले का अब तक कोई हल नहीं निकला है और वहां रोजाना मासूम मारे जा रहे हैं। 1997 में एशिया में आर्थिक संकट आया। 2008 में अमेरिकन बैंकिंग सिस्टम संकट पूरी दुनिया में मंदी ले आया। कोविड-19 के दौरान करोड़ों लोग गरीब हो गए और तब से शुरू हुआ क्राइसिस अब तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। भारत में 80 करोड़ से ज्यादा लोग इतने गरीब हैं कि खाना तक सरकार से मांग कर खा रहे हैं। अमेरिका में 25% बच्चे गरीबी रेखा से नीचे जी रहे हैं। पूरी दुनिया जलवायु संकट, माइग्रेशन और राजनीतिक कट्टरता से जूझ रही है। अगर 91 में सोशलिज्म फेल हो गया था तो तब से अब तक दुनिया में तबाही मचाने वाले कैपिटलिज्म को क्या आप सक्सेसफुल मानते हैं? आपको फ्रांसिस फुकुयामा याद है? 1992 में उसकी एक किताब आई थी, द एंड ऑफ हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। इसमें उसने कहा था कि सोवियत संघ के पतन और कोल्ड वॉर के खत्म होने के बाद लिबरल डेमोक्रेसी और कैपिटलिज्म ही अब इंसान के राजनीतिक विकास की अंतिम अवस्था है और अब न सोशलिज्म आएगा न फासिज्म। इसलिए इतिहास का अंत हो चुका है। वेस्टर्न मीडिया और पूंजीवादी ताकतों ने तब इस आदमी को दुनिया के सबसे बड़े विजनरी विचारकों में गिनना शुरू कर दिया था। उसकी किताब दुनिया की तमाम भाषाओं में ट्रांसलेट हुई, खूब बिकी और अमेरिकन और यूरोपियन थिंक टैंक और सरकारें उसके विचारों को बहुत सीरियसली लेती थी। लेकिन बाद में पहले 2008 और फिर 2018-19 में इस आदमी ने खुद माना कि इसका अंदाजा गलत था। मेरी बात का सिर्फ सार इतना है कि अच्छाई और बुराई का फर्क समझने के लिए हैसियत नहीं बल्कि नियत देखना जरूरी होता है। पूंजीवादियों की नियत सिर्फ मुनाफा कमाने की होती है, जबकि कम्युनिस्टों की नियत समानता स्थापित करने की होती है। पूंजीवादी चाहते हैं कि उन्हें प्रोडक्शन में कोई श्रम न करना पड़े, डिस्ट्रीब्यूशन उनके कंट्रोल में हो और कंज्यूम वे जितना चाहें उतना कर लें, भले ही बाकी लोग भूखे मर जाएं। लेकिन कम्युनिस्ट चाहते हैं कि प्रोडक्शन में सबका बराबर श्रम लगे, डिस्ट्रीब्यूशन लोगों की ज़रूरतों के अनुसार हो, ताकि न कोई अंडर कंजम्पशन का शिकार हो और न कोई ओवर कंजम्पशन का, न कोई भूखा मरे और न ही कोई खा खा कर मोटा हो जाए। सोवियत संघ का प्रयोग इसी उद्देश्य के साथ हुआ था और वो उसमें काफी हद तक सफल भी हुआ। लेकिन पूंजीवादी निकले चाइना गेट फिल्म के जगीरा जैसे। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया। हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, लेकिन कमीनापन कहां से लाओगे? सोवियत संघ के पतन में उसकी अंदरूनी समस्याएं उतना बड़ा कारण नहीं थीं जितना कि पूंजीवादी ब्लॉक के षड्यंत्र, उनका कमीनापन। आज जब पूरी दुनिया फिर से मंदी की चपेट में आ रही है, तब किसी एक ट्रंप या मोदी पर इसका ठीकरा फोड़ने के बजाय पूरे पूंजीवादी सिस्टम को एक्सपोज करना जरूरी है। और इसके लिए दुनिया भर में बिखरे हुए और निराशा से भरे हुए कम्युनिस्टों को पूरे उत्साह के साथ कुछ कॉमन मिनिमम प्रोग्राम्स बनाकर मार्क्सवादी शिक्षण और प्रचार को बहुत तेज करने की जरूरत है। साथ ही जरूरत है गरीब और मेहनतकश आबादी के हक की लड़ाई में साथ निभाकर उसका भरोसा जीतने की। दुनिया हमारा इंतजार कर रही है कॉमरेड्स, अब और देर नहीं करनी चाहिए। इनकलाब जिंदाबाद।